अब केमिकल इक्वेशन लिख देते हैं, यानी कि जो आपका रिएक्शन हो रहा था उसको बड़े बड़े उसमें लिखना पड़ता था, मतलब पूरे वर्डिंग में लिखने के बाद जो है काफ़ी समझने के लिए उसको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है कि हम उसको जो है सिंबलाइज कर देते हैं, यानी कि सिंबल लिख देंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे हमारे रोड ट्रैफिक रूल्स होते हैं, ट्रैफिक रूल्स में आपका जो है बना हुआ होता है, कहीं पे जो है रेल की पट्टी बना दी है तो इसका मतलब होता है आगे जो है रेल की पट्टी आने वाली है, क्रॉसिंग आने वाली है। कहीं पे जो है स्कूल बैग लिए हुए कोई बच्चा बना देते हैं तो वो क्या होता है कि हाँ भाई आगे स्कूल आने वाला है तो आप जो है थोड़ा धीरे चलाइए। अब ऐसा नहीं लिखते हैं कि आगे स्कूल आने वाला है तो आप धीरे चलाइए, स्पीड लिमिट इतनी रखिए, तो क्या होगा उसको पढ़ने में टाइम लगेगा, उतनी देर में तो हम आगे निकल जाएंगे। तो इसीलिए क्या करते हैं, एक केमिकल रिएक्शन को सिंबलाइज करवाते हैं। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। अब उसमें रिएक्टेंट भी होगा और प्रोडक्ट भी होगा। पहले ही हम पढ़ चुके हैं कि लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट होता है, राइट साइड में एरो के बाद इधर प्रोडक्ट होता है। अगर ये एरो इस तरफ हो जाए, स्टैंडर्ड तो यही लिखा जाता है, लेकिन अगर ये एरो इस तरफ हो जाए तो इसका मतलब कि रिएक्शन इधर की साइड हो रहा है और प्रोडक्ट ये बन जा रहा है। ठीक है, एरो के ऊपर डिपेंड करेगा। तो एरो जिस तरफ होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। तो हमने यहाँ पे ए बी क्या लिए हैं, दो एलिमेंट लिए हैं, उसमें से सी और डी दो प्रोडक्ट निकल गए हैं। तो इसी को ही आप यहाँ पे ये लिखा हुआ दिखाया गया है। ठीक है, इसको प्रोडक्ट और इसको रिएक्टेंट कहेंगे। एरो देख लिया करिएगा कि किधर है, दोनों तरफ हो सकता है, कंफ्यूज करने के लिए दे सकते हैं। इसी में ही अच्छा कुछ केमिकल रिएक्शन जो हैं जब हायर क्लास में पढ़ेंगे तो रिवर्सिबल रिएक्शन भी होते हैं, यानी कि प्रोडक्ट से फिर आपका क्या बन सकता है, रिएक्टेंट बस बन सकता है। तो उस रिएक्शन को कुछ हाफ एरो से ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट में भी चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट से फिर रिएक्टेंट में भी चेंज हो रहा है, तो दोनों तरफ जो है चेंज हो रहा है। इसको कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो प्रोडक्ट क्या बन रहा है, वो यहाँ पे ऐसी इक्वेशन से। अच्छा, हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्ट करवा रहे हैं, तो जब करवा रहे हैं तो दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो वर्ड में लिख सकते हैं हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं, बीच में किसका साइन है, प्लस का साइन है। प्लस का साइन ये शो करता है कि इन दोनों को कंबाइन किया जा रहा है। तो जब ये और ये रिएक्ट कर रहे हैं तो आपका प्रोडक्ट वाटर निकल रहा है। तो यहाँ पे लिख दिया है कि हाँ भाई ऐसा ऐसा हो रहा है। तो एक तो रिप्रेजेंटेशन ये हो गया, दूसरा रिप्रेजेंटेशन सिंबॉलिक हो गया कि हाइड्रोजन का क्या फॉर्मूला होता है, H2, ऑक्सीजन का O2, और ये एरो जो है क्या है, प्रोडक्ट साइड दिखाता है एरो, तो ये प्रोडक्ट जो है आपका वाटर है। H2O से हम क्या करते हैं, वाटर को शो करते हैं। तो ये रिप्रेजेंटेशन बेस्ट माना जाता है। इसी रिप्रेजेंटेशन को केमिकल इक्वेशन कहते हैं। बेस्ट इसलिए माना जाता है क्योंकि एक ही नज़र में आप देख के क्या बता देते हैं कि हाँ भाई ये रिएक्शन किस किस के बीच में हो रहा है, प्रोडक्ट क्या आ रहा है। अभी इसकी और डिटेल में आने वाले हैं हम। देखिए, मान लेते हैं एक क्वेश्चन लेते हैं कि एक सोल्यूशन है X यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। वाइट वॉशिंग के लिए जो है कुछ लोगों ने अगर करवाई हो तो उनको पता होगा, या देखा हो तो पता होगा। तो वाइट वॉशिंग जिससे करवाते हैं उस X सब्सटेंस का नाम लिखिए और फॉर्मूला लिखिए। दूसरा है राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस X नेम्ड इन फर्स्ट विद वाटर। अब रिएक्शन भी लिखना है उसका। तो यहाँ पे आंसर है whose solution is used to white washing is कैल्शियम ऑक्साइड। अब कैल्शियम ऑक्साइड या क्विक लाइम भी कहते हैं इसको, अभी एक एग्जाम्पल ऊपर भी गई थी ना। तो क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड दोनों एक ही चीज है। ये क्विक लाइम जो है
कॉमन नेम है और ये केमिकल नेम है। इसी तरीके से लोकल नेम भी होता है। अब ज़रूरी नहीं है कि आलू को जो है हर जगह आलू ही बोला जाता होगा, ये हमारी इंडियन लैंग्वेज में आलू बोला जाता है। बाहर जो है पोटैटो, फ्रेंच वगैरह किसी और लोकल लैंग्वेज में जो है कुछ और बोला जाता होगा। तो ऐसे ही ये कॉमन नेम कहलाता है, ये कॉमन नेम है और ये केमिकल नेम है। ये केमिकल नेम जो है इंटरनेशनल होता है, हर कोई जानता है कि हाँ भाई कैल्शियम का ऑक्साइड जो है क्या होता है या इसका फॉर्मूला क्या है। तो फॉर्मूला जो है इन्होंने यहाँ पे ये दे रखा है CaO। अब इसका रिएक्शन अगर देखना चाहें तो ये यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, रिएक्शन में लिख देता हूँ कि रिएक्शन क्या होगा। तो यहाँ पे CaO विद वाटर H2O गिव्स, इसे पढ़ते हैं गिव्स, यानी कि प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा। अब यहाँ पे हाइड्रोजन गैस मतलब कि H2O जो है वो इसके साथ रिएक्ट कर रही है। अब हाइड्रोजन गैस जो है अकेले बाहर नहीं निकल पाएगी। अब सोचना पड़ेगा मुझे कि कैल्शियम क्या बनाएगा वाटर के साथ। जब वाटर के साथ कोई चीज़ कंबाइन करती है तो ज़्यादातर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ठीक, प्लस अलग से और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। तो ये आपका रिएक्शन है उसका। अच्छा, यहाँ पे एक और डेफिनेशन लिख दिए इन्होंने। केमिकल इक्वेशन इज ए वे टू रिप्रेजेंट केमिकल रिएक्शन इन कॉन्साइज एंड इंफॉर्मेटिव वे। केमिकल इक्वेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। अच्छा, कॉन्साइज वे के ये डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है ये, लेकिन थोड़ा बहुत अपने दिमाग में रखिएगा कि हाँ शॉर्ट फॉर्म को कहते हैं। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन दो टाइप की होती है। इक्वेशन मीन्स इक्वल टू का साइन होगा, यानी कि एरो को मान लीजिए वो इक्वल टू का साइन है, तो उसमें बैलेंस्ड होना चाहिए, यानी लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड। और दूसरा होता है अनबैलेंस्ड केमिकल, यानी कि लेफ्ट साइड इज नॉट इक्वल टू राइट साइड। अब बैलेंस्ड इक्वेशन में होता क्या है या करते क्या है वो देख लेते हैं। देखिए, पहले ही पढ़ चुके हैं हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, यानी कंजर्व रहेगा वो। तो यहाँ पे भी उसी लॉ को फॉलो करते हुए हम बैलेंस्ड इक्वेशन बनाएंगे या लिखेंगे। क्या करेंगे, टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट साइड, यानी कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है, केमिकल कहीं डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं, टोटल मास जो है वो क्या रहता है, कंजर्व रहता है। टोटल मास आपका लेफ्ट साइड में इक्वल टू राइट साइड में होगा ही होगा। तो एटॉमिक मास वगैरह जो है सबका सम, मॉलिक्यूलर मास जो है निकालते थे हम, तो वैसे ही यहाँ पे भी ऐड करके निकालेंगे। दूसरी चीज, इसमें जब बैलेंस पहले करेंगे, कोई केमिकल रिएक्शन बैलेंस करेंगे, तो बैलेंस करते वक्त नंबर ऑफ एटम मेनली हम देखेंगे। नंबर ऑफ एटम कर दिया तो ये वाली चीज तो हो ही जाएगी। तो आइए देखते हैं कैसे बैलेंस किया जाता है। तो जैसे यहाँ पे जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन सिंप्लीफाइड एज, अच्छा यहाँ पे ये पूरा रिएक्शन दिया हुआ है कि ये एट द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो इसको जो है सिंबलाइज करके जो है कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पे इक्वेशन में थोड़ी सी गड़बड़ी दिख रही है, उसको कर लेते हैं। यहाँ क्या कह रहा है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 गिव्स। अब बताइए प्रोडक्ट, फिर से आप लोग कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो फिर से वही रूल अपनाइए, फर्स्ट और लास्ट। तो जिंक सल्फेट प्लस जिंक सल्फेट हो गया, बाकी बचा कौन, हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन गैस आपका निकल जाएगा। अच्छा, ये प्रैक्टिस करते करते ही हो पाता है, ऐसे आसानी से नहीं आता है।
अब इसमें देखते हैं कि बैलेंसिंग कैसे करेंगे। तो ये है आपका लेफ्ट साइड, वो है राइट साइड। तो देखना स्टार्ट कीजिए। जिंक पे कुछ लिखा हुआ है आगे पीछे? नहीं, तो इसका मतलब जिंक कितने हैं यहाँ पे? तो आप लिख दीजिए कि जिंक जो है कितना है, 1 है। कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 लिखा हुआ है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? तो मुझे दिख रहा है नीचे की तरफ 2 लिखा हुआ है, तो 2 है। इसी तरह सल्फर जो है 1 है, और ऑक्सीजन 4 है। ऑक्सीजन के 4 एटम हैं। तो अब राइट साइड पे आते हैं। तो यहाँ पे जिंक कितना है, 1 है। तो लेफ्ट साइड के बराबर है? हाँ, बराबर है। सल्फर कितना है, 1 है। तो लेफ्ट साइड के बराबर है सल्फर? हाँ भाई, लेफ्ट साइड के बराबर है। फिर ऑक्सीजन 4 है। क्या यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है? हाँ, बराबर है। हाइड्रोजन 2, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है। तो ये पहले से ही कहेंगे हम कि ऑलरेडी बैलेंस्ड है। अगर नहीं बैलेंस्ड है होगा तो हमें करने की ज़रूरत पड़ेगी, हमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। वो आगे हम एग्जाम्पल देने वाले हैं, देखने वाले हैं। देखिए बैलेंस्ड इक्वेशन, ये उसी इक्वेशन का दिखाया गया है कि जिंक आपका लेफ्ट साइड में जो है, लेफ्ट हैंड साइड में आपका 1 एटम था, हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, इसी तरीके से यहाँ पे भी है। तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, तो इसका मतलब ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं और इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। आप लोग करने की कोशिश कीजिए। अच्छा, मैं एक बार बता देता हूं कि करते कैसे हैं। तो आप लेफ्ट साइड का जितना भी एलिमेंट है पहले उसको लिख लीजिए, और उसी को ही फिर राइट साइड में भी लिख लीजिएगा। जैसे आयरन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन। आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये H2O है। इसी तरीके से राइट हैंड साइड पे लिख लीजिए FH और O। लिख लिया। अब देखिए Fe के पास कोई नंबर है? नहीं है। इसका मतलब ये कितने हैं, 1। हाइड्रोजन के पास यहाँ पे नंबर है, तो इसका मतलब 2। ऑक्सीजन के पास कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 1 है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ये 3 हो गया है, ऑक्सीजन O4 है, ऑक्सीजन 4 है, और हाइड्रोजन आपका 2 है। अब मुझे दिख रहा है सिर्फ हाइड्रोजन ही बैलेंस्ड है, ये नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि इसको बराबर करने के लिए, आयरन को बराबर करने के लिए, यानी कि यहाँ पे 3 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, Fe को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हम यहाँ इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ लिख दीजिए 3। हो गया, ये बैलेंस हो गया। अब आ जाते हैं ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, तो मुझे इसको 4 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी। 4 1 4। अब बैलेंस होगा। अब मैंने किस साइड में मल्टीप्लाई किया, रिएक्टेंट साइड में। अब मैंने रिएक्टेंट साइड में यहाँ पे 4 कर दिया। 4O तो हो गया, लेकिन क्या हुआ, 4 2 8, हाइड्रोजन कितना हो गया, 8 हो गया। अब यहाँ पे 8 हो गया, तो इसको मिटा के आप 8 लिख दीजिए कि भाई इधर 8 हो गया है। तो मुझे इस तरफ 8 करने की जरूरत पड़ेगी। तो इधर 8 करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। तो मुझे यहाँ पे 4 2 8। तो आपकी फाइनल इक्वेशन जो आएगी वो 3Fe प्लस 4H2O gives Fe3O4 प्लस 4H2। तो फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन आपकी ये कहलाएगी, जहां पे सब चीज आपका सारे एटम्स बैलेंस्ड हैं। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा और जो है आगे आने वाले हैं वो आपको खुद से कोशिश करनी है।